छत्तीसगढ़ की बात है तो हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में केवल गोबर घोटाला, गोथान घोटाला, डीएमएफ घोटाला, पीएससी घोटाला नहीं, शराब घोटाला ही नहीं, बल्कि सट्टा के घोटाले में भी महादेव के नाम को भी नहीं बख्शा गया है। किस प्रकार से लोगों ने 508 करोड़ रुपए भूपेश बाघेल को दिए और वो पैसे करने के लिए दिए गए थे, इसके कई सारे वक्तव्य भी सामने आ चुके हैं और आज तो प्रमाणित हो चुका है कि ये पैसा भूपेश बाघेल को दिया गया। सवाल तो ये बनता है कि भूपेश बाघेल जी ने ये पैसा आगे किसको दिया? ईडी जांच एजेंसी नहीं, अब ईडी भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी एजेंसी बन चुकी है। जिस असीम दास के बयान के आधार पर आनंद फानन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के खिलाफ में ईडी ने प्रेस नोट जारी किया था, उसी असीम दास ने कोर्ट में अपने उस बयान का खंडन किया था। ईडी की, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ईडी ने जबरिया उसमें हस्ताक्षर करवाया था। असीम दास ने यह बयान अदालत के सामने दिया था अपने वकील के माध्यम से। अब ईडी एक बार फिर से उस बयान को झुटलाने के लिए जेल के अंदर जाके असीम दास का बयान लेती है। तो कौन सा बयान ज्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा? तीनों बयान का विश्लेषण करने पर साफ हो रहा है कि यह ईडी का षड्यंत्र मात्र है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा आधारित है छत्तीसगढ़ के उस राजनीतिक बड़े घटनाक्रम पे जिसके सामने आते ही विधानसभा चुनाव के पहले ही बवाल मच गया था। अब भूचाल इसलिए आ गया है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम अब इस भूचाल के साथ जुड़ गया है। जुड़ा कुछ इस कदर से कि चार्जशीट में उनका नाम है और कहा यह जा रहा है, आरोपों में ये बात भी है कि करीब 500 करोड़ के लेन देन में उनकी भूमिका हो सकती है। हालांकि ये सब जांच का मामला है, लेकिन चार्जशीट में नाम आते ही सियासी बवाल जो है वो मचता हुआ दिख रहा है। सियासी गर्माहट बढ़ गई है। बयान हमने आपको सुना दिए हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कितनी है, क्या इसको लेकर राजनीतिक दल सोचते हैं और आने वाले समय में इसका क्या राजनीतिक असर होगा, इसी पर आज हमारी चर्चा आधारित है। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रमेश ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शशि भगत जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि महादेव ऐप का ये पूरा घोटाला कथित रूप से सामने आया था ईडी की जांच के बाद, और ईडी ने अब इस मामले में जो चार्जशीट पेश की है उससे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। पहले अनिल जी की ओर ही रुख करता हूं, क्योंकि ये मामला काफी पेचीदगी से भरा हुआ है, थोड़ा टेक्निकल भी है, कानूनी है और राजनीतिक पहलू तो इसमें शामिल हो ही गया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम आने के बाद। अनिल जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव सामने है, इसलिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है, कुछ राजनीतिक वजहों से तूल दिया जा रहा है, इस तरीके की बातें भी आ रही है। क्या देखते हैं छत्तीसगढ़ में इस पूरे प्रकरण का राजनीतिक असर? देखिए मोहन, राजनीतिक असर तो विधानसभा चुनाव में दिख गया कि कांग्रेस की सरकार चली गई और बीजेपी की सरकार वापस आ गई है। देखिए छत्तीसगढ़ की राजनीति का जो केंद्र है ना, वह प्रमुख जो धुरी बन गया है वो है महादेव, हसदेव और सिंहदेव। इन तीन देवों के चलते छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्माती रही और उसके रिजल्ट हम इधर उधर देखते रहे। सिंहदेव का मामला रहा, फिर हसदेव जो पर्यावरण से विभाग से जुड़ा उसका मुद्दा है, और ये महादेव सट्टा का जो ऑनलाइन सट्टा का ये एक बड़ा मामला है। देखिए महादेव सट्टा का मामला ऐसा नहीं था कि कांग्रेस सरकार जब 2018 में बनी तब प्रमुखता से आगे आया और महादेव सट्टा के लिए ये समस्या हुई कि जो ऑनलाइन सट्टा चल रहा उसमें लूट हुई है, करोड़ों का उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और इसको कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रश्रय हासिल है। मैं कांग्रेस और भाजपा पर दोष नहीं देना चाहता, लेकिन राजनीतिक प्रश्रय तो कम से कम मिला रहा, क्योंकि उसके जो संचालक करता है ना, वो दोनों ही पार्टियों के नेताओं के साथ उनके फोटो वायरल हुए। लेकिन फिर भी चूंकि कांग्रेस सत्ता में थी 5 साल तक, इसलिए उस पर एक नैतिक गारंटी आ गई कि आपके राज्य में यह सट्टा कैसे चल रहा था और इसके कारोबार जो है वो रायपुर से लेकर के दुबई तक में दिखाई दिए। आरोप भी आया, वीडियो भी एक जारी हुआ कि 508 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के माध्यम से उनको उस समय दिए गए। तो ये टोटल ऑनलाइन सट्टा का एक मामला है। लेकिन देखिए, जब इसमें जो
कार्रवाई हुई, जिस तरह ईडी ने इस पे कार्रवाई की, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की, उनको अभी जेल में भी भेजा, और ये जरूर है कि कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा, रसूखदार चेहरा अभी अंदर नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर जांच उठी है सामने, वो भी बीजेपी के राज में, अगर अब जांच फिर से सामने आ रही, ईडी मुखर हो रही है, तो कांग्रेस में कहीं न कहीं हलचल मचेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी आंच पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए या उनके किसी रिश्तेदार तक पहुंच जाए। उनके आसपास के सहयोगी तो उसमें बराबर शिकार होते ही रहे। विनोद वर्मा का भी नाम उसमें आया, फिर और भी नेताओं के उसमें नाम की चर्चा चलती रही। तो लेकिन अब जबकि ईडी नई तरह से कार्रवाई कर रही है, कांग्रेस में खदबदाहट मचना स्वाभाविक है। फिर कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, उसके अंदर की अपनी राजनीति बहुत उथल पुथल मची हुई है। तो ऐसे में यह देखना होगा कि ईडी कितने न्याय सबूत जुटा पाती है, क्योंकि आप किसी नेता के खिलाफ सिर्फ चार्जशीट दायर कर देने से काम नहीं चलेगा। गवाह कितने हैं, वो गवाह के जो कागजात है वो कितने डॉक्यूमेंट सही हैं, न्यायालय में आप उसे कैसे साबित कर पाएंगे, ये सब सवाल अभी इन सामने खड़े हैं और इनके जवाब जो है वो समय की गर्त पे मिले। बिल्कुल, चलिए इस सब का तो इंतजार सबको है, लेकिन जो डिफेंड है वो कांग्रेस ये कहकर कह रही है कि राजनीतिक आकाओं के इशारे में केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है। कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं। शशि भगत जी, ये पूरा जो प्रकरण है वो आपको चुनाव में भी नुकसान पहुंचाता हुआ दिखा। विधानसभा चुनाव के पहले से सुगबुगाहट थी, अब पूरा जो एक सिनारियो सामने आया है, एक दृश्य सामने आया है, उसमें आपके मेन लीडर जो सत्ता को लीड कर रहे थे उनका भी नाम इस चार्जशीट में है। कांग्रेस कैसे बचाव करेगी? सामने फिर लोकसभा का चुनाव है। जोहार छत्तीसगढ़। हमारे प्रवक्ता साथी ठाकुर जी, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय द्विवेदी जी, ये पिछले काफी समय से ये बात ईडी, आईटी, ये भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन के जैसे काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हम स्पष्टतया ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा समय तक फिर चलने वाला है, क्योंकि अब चुनाव आ गया है। ईडी और आईटी एक जिन है जिसको बोतल में कैद करके श्री मोदी जी और श्री शाह जी रखते हैं, और जब चुनाव आता है उसके पहले जिनकी बोतल को खोल देते हैं, जा जिन और काम करके आ। आपको ये बात पता है पूरे छत्तीसगढ़ को कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट बना करके श्री भूपेश बघेल जी का नाम पहली सीट में, मेन सीट में नहीं था, तो उन्होंने सप्लीमेंट्री सीट बना दी और उनको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र के तहत उनको फंसा दिया गया। और जिस असीम दास के बयान के आधार पर किया गया है, वो असीम दास जी तो स्वयं कह चुके हैं लिखित बयान में कि हमको अंग्रेजी नहीं आती है और हमको धोखे में रख के हमको उलझाया गया है। ये तो क्लियर हो ही गया। अब स्थिति ये है कि आपको श्री भूपेश बघेल जी चाहे कांग्रेस के नेताओं से पता नहीं किस बात का इतना भय हो रखा है कि आप उनको उलझाने में समय लग रहा है आपको, और चुनाव के जीतने के लिए उनके लिए एक लंबा चौड़ा एक षड्यंत्र का एक ताना बाना बुन के आप आगे बढ़ रहे हैं। ईडी के बयान में ही कहते हैं, एक दूसरे सज्जन है चंद्रभूषण जी का भी उनने भी बयान वापस ले लिया, तो उनको भी आप, ये सारा ताना बाना ये दर्शाता है कि किसी राजनीतिक इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर विरोधियों को बदनाम करके फिर ये लोकसभा का चुनाव में फतह हासिल करने की व्यवस्था कर रहे हैं, उसका षड्यंत्र कर रहे हैं। ये तो अब सारे जगह स्पष्ट हो गया। यदि कोर्ट ने, ईडी ने बयान ले लिया, फिर आप जेल में बयान ले लेते हो, फिर आप वकील साहब का जो बयान, इसमें सब में कॉन्ट्राडिक्शन होने का मतलब ये है कि आपको निश्चित रूप से उन लोगों को जो गवाहात है, जिनको आपने सह करके तैयार करके लेके गया था, वो वास्तविकता में आ रहे हैं, तब आप उसको धमका रहे हैं, चमका रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जबरिया नाम ले देने का मेरे हिसाब से कोई तुक नहीं है। कम से कम भगवान श्री राम जी का नाम ले लेके सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी को कम से कम उसका तो एक लोक लाज और लिहाज और भय रखना चाहिए कि ईश्वर भी ऊपर है। बिल्कुल। चलिए, जो कांग्रेस की ओर से तर्क दिए जा रहे हैं वो ये कि असीम दास के जिस बयान को आधार बनाकर ये पूरी चार्जशीट कर आरोप के दायरे में कांग्रेस को और कांग्रेस के बड़े लीडर को लाया जा रहा है, उसके बयान की कितनी सच्चता है, जो कि बयान अपना बदल चुका है दो बार, अब उसने फिर से बयान बदला है। तो ऐसे में रमेश जी, मेरा सवाल यही रहेगा कि आप ऐसे व्यक्ति के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं जो कि बार बार पलट रहा है, एक बार फिर से वो पलट जाएंगे, तो आरोप में कितनी सत्यता है? ऐसा है मोहन जी
कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से यहाँ पर भ्रष्टाचार का उजागर ना हो, इसके लिए इन्होंने सीबीआई को पहले बैन किया। उसके बाद से खुल के दोनों हाथ से इतना भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ को लूटने का काम करते रहे। ईडी आया, ईडी इनके जो है अधिकारियों को, मुख्यमंत्री निवास के जो अधिकारी थे उन सब के ऊपर प्रमाणित तौर पर आरोप सिद्ध भ्रष्टाचार के केस उजागर होते रहे। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में आपके माध्यम से और अन्य माध्यमों से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी हम सब लोग इस बात को उठाते रहे कि जब से कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में आया है, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहा है, भ्रष्टाचार जोरों पर है, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। सबूत कहाँ है? सबूत पूछ रही है सारे कांग्रेस। सबूत मिलते गए, सबूत है, इसीलिए तो इनके अधिकारी जो है आज जेल में हैं, जमानत नहीं मिल पा रहा है, कई बार जमानत लगाया जा रहा है, कुछ तो सबूत होगा, उसी कारण तो न्यायालय जमानत नहीं दे रहा है इनको। खाली कोरा आरोप इनके बयानबाजी से ये साबित नहीं हो जाता है। इनके पास क्या है? अरे भाई, न्यायालय में जो प्रकरण है उसमें जमानत नहीं मिलना भी एक साक्ष्य है, तभी तो उनको जमानत नहीं मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने शुरू दिन से भ्रष्टाचार करते रहे और बयानबाजी करके इन सारे आरोपों को नकारते रहे। ईडी के ऊपर लगातार इनका एक ही आरोप रहता है। अरे इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना? अरे ये तो संवैधानिक संस्था है, वो जांच कर रहे हैं, वहां पर भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं, नोटों के बंडले पकड़े जा रहे हैं, 508 करोड़ रुपए पकड़ा जाता है और वहां पर बयान दिया जाता है कि ये पैसा जो है भूपेश बघेल जी को देने के लिए, चुनाव में खर्च करने के लिए, इस प्रकार के बयान आता है। अब जो बयान आ रहा है उसको भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार कांग्रेस ये बात भी कहा, कर्नाटका में जब 8.5 करोड़ रुपए नकदी पाया जाता है, एक पूर्व विधायक के बच्चे आईएएस के पास 3.5 करोड़ रुपए के लगभग पाया जाता है, उस पे उसकी कोई नजर नहीं रहती है। डीएस येदियुरप्पा करोड़ों रुपए का घोटाला कर जाते हैं, उस पे उनकी ईडी की कोई नजर रहती है। एक आंख में काजल, दूसरे आंख में सुरमा। ये मैंने आपको पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पिंजरे में कैद, बोतल में कैद जो जिन है वो ईडी और आईटी है, और ये लोग जहां अवस्था होती है वहां उसको भेज देते हैं। अब इस बात का तो तस्दीक हो ही चुका है कि हमेशा की तरह कृपा करके ठाकुर दे बोलने दे, कृपा करके आप बोलने दे। अब जब आप तोहमत लगाते हैं तो कृपा करके सुनने की भी प्रयास करिए। अब आपके वॉशिंग मशीन में घुस जाता है भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में येदियुरप्पा घुस गए, उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया और उनके बगैर आपकी सरकार नहीं चल रही थी। आपको डर लग गया था कि सरकार वहां बनेगी नहीं। उनके बेटे को टिकट देके आप उनको फिर चुनाव लड़ाए थे, येदियुरप्पा जी के बेटे को। तो आपका निजी मामला है, मैं सारी चीजों को स्वीकार करता हूं, आपके निजी मामले को भी मानता हूं। विषय को मोड़ने का प्रयास ना करे। भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में दोनों हाथों से लूटने का है, इसीलिए परिणाम मिला। आज छत्तीसगढ़ के जनता ने भ्रष्टाचारी कमीशन को, सरकार को पूरा मौका दूंगा। अभी सफाई तो सुन लीजिए, सफाई। अरे अगर यही जांच करना हो तो पनामा घोटाले की जांच आप क्यों नहीं करवाता ईडी से? अरे 5 साल आपको मौका मिला रहा है, आपने क्या? आपके पास 5 साल समय रहा पूरा, जनता ने आपको समय दिया था 5 साल। खाली बयानबाजी करने के अलावा एक भी प्रकरण, खाली कोरा आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाया। जांच कराना था तो मोबाइल खरीदी घोटाले की भी जांच करवाइए, जेट्रोफा कांड की जांच अभी करवाइए। तो घोटालों के ऊपर है, अभी तो पीएससी का भी बार है, जो नौजवानों के साथ किए हैं उनके चलिए उसका भी सीबीआई आने वाला है। आऊंगा आप दोनों के पास आऊंगा। आप लोगों के पास काफी कुछ है कहने के लिए, लेकिन आखिर ये मामला जा किधर रहा है, कानूनी पहलू और राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, जान लेते हैं एक बार फिर से अनिल जी के पास जाकर। अनिल जी, कांग्रेस की बात आपने सुनी, बीजेपी की बात भी आपने सुनी, और कांग्रेस भी अगर ये कह रही है कि क्योंकि वो राजनीतिक विरोधी हैं बीजेपी के, तो उनको तो उस सरकार की केंद्रीय एजेंसियां निशाने में रखेंगे ही,
ताकि विपक्ष कमजोर हो जाए। क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि अगर मामला 10% है तो उसे 90% दिखाया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के तो नहीं दिखाया जा रहा है, किसी नेता को टारगेट करके तो ये पूरा प्रकरण नहीं बनाया जा रहा है। देखिए मोहन, मैं अभी शशि भगत जी को भी सुन रहा था और ठाकुर साहब को भी सुन रहा था। दोनों एक भाजपा से है, एक कांग्रेस से है। क्या मैं जनता की तरफ से इन दोनों दलों से एक सवाल कर सकता हूं कि क्या ऑनलाइन सट्टा किसी राज्य में चलना चाहिए? क्या नैतिक तौर पर यह जायज है? क्या यह राज्य के खजाने को लाभ पहुंचा रहा है, इसलिए इस सट्टे को चलने दिया जा रहा है? यह आम जनता का सवाल था, यह मुद्दा नहीं बन पाया चुनाव में, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस राज्य में लॉटरी प्रतिबंधित हो, जिस दूसरे राज्य में लॉटरियां प्रतिबंधित की जा रही हो, वहां पर ऑनलाइन सट्टा छत्तीसगढ़ में कैसे चल रहा था? और इसमें दोनों सवाल हैं, दोनों पार्टियां राजनीतिक कटघरे में है। भाजपा ने इसका लाइसेंस दिया तो वो राज्य में चल रहा था, और राज्य सरकार ने उसको 5 साल चलने दिया। प्रतिबंधित क्यों नहीं किया कांग्रेस सरकार ने? तो दोनों ही राजनीतिक दलों के चेहरे इसमें बिल्कुल निस्तब्ध हैं, शांत है, ये चुप है, इसका कोई जवाब नहीं है दोनों राजनीतिक दलों के पास। और यदि ये सवाल उठाओ तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के हाथ में था, वो बंद कर देती, हम लाइसेंस वापस ले लेते। कांग्रेस कह रही थी कि केंद्र सरकार ने लाइसेंस क्यों दिया, और लाइसेंस दिया तो उस पर जीएसटी क्यों वसूल रही थी? तो ये तमाम तरह के नैतिक सवाल थे जनता के बीच में। बहरहाल मैं इतना जानना चाहता हूं कि अगर ऑनलाइन सट्टा यहां पर है, आपको याद होगा मोहन, पूरे देश में एक सहारा चिटफंड घोटाला हुआ था, करोड़ों अरबों का घोटाला था, और उसमें और ऑनलाइन सट्टा में क्या समानता है? समानता यह है कि जनता इसमें पीड़ित नहीं है। सहारा घोटाला में भी आप देखिए, वहां जनता नहीं कह रही थी कि हमारा इतना पैसा लैप्स हो गया, और इस ऑनलाइन सट्टा में भी, महादेव सट्टा में भी जनता कहीं नहीं दिख रही है कि हमारा पैसा कितना चला गया। कम से कम 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग आके शिकायत तो करते कि हमारा पैसा गया। तो सवाल यह है कि जो बीजेपी ने एलिगेशन लगाया वीडियो जारी करके, मतलब पीड़ित की तरफ से, वो कहीं ना कहीं जनता को सही लग रहा है कि ये 508 करोड़ रुपए धीरे धीरे गए किसके पास? क्या सरकार के पास गए? क्या सिपह सालारों के पास गए? क्या उसमें पूर्व मुख्यमंत्री का कोई हाथ रहा? तो ये सारे सवाल जांच के घेरे में, और मुझे लग रहा है कि ईडी इसकी जांच करेगी और कुछ न कुछ समय पर निकलेगा। ठीक है, समय पर निकलेगा, जांच का मौका तो मिलना चाहिए। भगत जी, आप अगर कहीं आपको जाना है तो एक फाइनल कमेंट कर दीजिए, पार्टी का पक्ष भी रख दीजिए। कांग्रेस से बार बार लोग यही पूछ रहे हैं कि जांच में क्या दिक्कत है, जांच तो हो जाने दीजिए, जांच होगी तो चीजें सामने आ जाएंगी। अगर आप लोग सही हैं तो सच हो रहेगी बातें। कांग्रेस पार्टी की ये ख्वाहिश है, वो इच्छा है। श्री भूपेश बघेल जी ने भी जांच स्टार्ट करी थी, और हम तो अभी भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये बात जानती है और कहती है और करना चाहती है कि जांच अगर हो तो उन सभी चीजों का भी हो, जो चिटफंड घोटाला हो, पनामा पेपर लीक हो, इन सब की जांच होना चाहिए। क्या लाइसेंस देने के बाद उनने तीसरी कर ली भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने? इन सब पे भी बारीकी से जांच होना चाहिए। यदि जांच, ये लाइसेंस यदि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया तो उनके शरीक होने की भी जांच होना चाहिए, और समानांतर रूप से उनके ऊपर भी चार्ज फ्रेम करके उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये बात तय है। ऐसी अपेक्षा छत्तीसगढ़ की जनता करती है, कांग्रेस पार्टी करती है। और घोटाला तो घोटाला होता है, अन्याय अनियमितता तो अनियमितता होती है, चाहे कोई भी करे, उसकी बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए। ये इसके पक्ष में कांग्रेस पार्टी भी है। नहीं, जांच तो होगी, लेकिन अभी तो दूसरे, बिल्कुल। चलिए, कांग्रेस का पक्ष तो आ चुका है, अब जो बातें हैं उसका जवाब जो है बीजेपी को भी देना होगा। रमेश ठाकुर जी, ये बात भी सही है कि इस तरीके के जो गेमिंग ऐप हैं, जिन्हें अनुमति केंद्र सरकार देती है, जो बाहर से संचालित होते हैं, बताया जा रहा है कि दुबई में सर्वर है, वहां से इसे चलाया जाता है, तो ये सब चीजों को रोकना तो केंद्र का काम है। आप छत्तीसगढ़ में सरकार को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आरोप आते हैं, इसके क्या जवाब है? केंद्र क्यों इसमें पहल नहीं करी जब ये घटनाएं हो रही थी, ये घोटाला हो रहा था? ऐसा है मोहन जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इस महादेव सट्टा ऐप के विरोध में हमने छत्तीसगढ़ में आवाज बुलंद किया है, और सरकार से मांग करते रहे कि आप सरकार में है, 5 साल तक मांग करते रहे, जांच कराए और इसको बंद करें। ये छत्तीसगढ़ की जनता की पैसा जो है, बहुत सारे नवयुवक इसमें इसके चपेट में आ रहे हैं और जनता की पैसा लूटा जा रहा है। लेकिन इस छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण के कारण जो है लगातार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में यह सट्टा चलते रहा, और उसके एवज में अब जो नाम आ रहे हैं उसमें पूरे कांग्रेस से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री
कि इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के नाम पहले भी जो है इसमें आ चुके हैं। उनके बहुत करीबी लोगों के घरों में जब छापामारी पड़ा तो एक साधारण सा जो है एसआई के घर में भी लाखों लाख करोड़ों रुपए जो है वहां से बरामद होते हैं और ये भी साबित होते हैं कि वो पैसे वहां से लेकर अन्य अन्य लोगों तक वहां तक बंटवारा किया जा रहा है। इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में सट्टा को संरक्षण देने का काम पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल की सरकार का संरक्षण था, उसी के परिणाम था कि बहुत केंद्र भी कहीं क्या चूक कर गई, केंद्र को जो ध्यान देना चाहिए। देखिए केंद्र हर चीज को हमने इस सरकार का ये रहा कि हर गेंद को पाले जो है केंद्र सरकार के ऊपर आरोप मर दिया जाए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी इनको यहाँ पर बंद करना चाहिए था, प्रतिबंध लगाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा कोई काम नहीं किया और इस माध्यम से भ्रष्टाचार करते रहे और भ्रष्टाचार के लगातार जब भी उजागर होते रहे आरोप, तो ये ईडी के ऊपर आरोप लगाते रहे, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते रहे। इसका सीधे से साबित होता है कि पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे उनका संरक्षण होने के कारण इन सब बातों को दबाने के लिए वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने सरकार के माध्यम से ईडी के खिलाफ वातावरण बनाने का काम भी ये सरकार पूर्ववर्ती सरकार करते रहा। ठीक है, ईडी के खिलाफ वातावरण तो पहले से बना हुआ है और केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, हम देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इसके दायरे में हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री भी दायरे में हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को दायरे में रखा था लेकिन अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उनका भी नाम चार्जशीट में आ गया है। ये क्या कोई स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है अनिल जी की जो लोग इस तरीके की गड़बड़ी में हैं, केंद्रीय एजेंसियों के जरिए कोई बड़ा दबाव बनाया जा रहा है, लोकसभा के ऐन पहले ये दबाव बनाकर अपने आप को पाक साफ और विपक्ष को भ्रष्टाचार साबित करने की कोशिश तो नहीं है? देखिए मोहन, लोकसभा चुनाव होने हैं 4-5 महीने के बाद और उसकी तैयारी अब शुरू हो गई है। शायद फरवरी या मार्च में आचार संहिता लग जाएगी। बीजेपी पूरी तरह आक्रामक हो चुकी है। जिस तरह विधानसभा चुनाव में उसको विजय मिली है वो उसके हौसले बुलंद है और कांग्रेस के हौसले पस्त है। तो कांग्रेस जानती है कि उसके पास, बीजेपी जानती है कि उसके पास दो ही बड़े चेहरे हैं, एक भूपेश बघेल का है और दूसरा डॉक्टर चरणदास महंत का जो नेता प्रतिपक्ष है। अब ऐसे में यदि इन भूपेश बघेल पर यदि कोई आंच आती है, यदि जैसे कि शक पार्टी जता रही है और ईडी यदि तेज कार्रवाई उसमें करती है और भूपेश बघेल के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई होती है तो कांग्रेस का कहीं न कहीं मनोबल गिरेगा और मनोबल गिरने से होगा ये कि कार्यकर्ता हतोत्साहित होंगे, उनकी स्ट्रेटजी थोड़ा गड़बड़ाएगी और बीजेपी को उसमें इसी का बीजेपी मौका उठा करके गेन करेगी। तो लोकसभा चुनाव तक तो आप ये मानिए कि ईडी का खेल बराबर चलेगा और उसका प्रेशर भी बना रहेगा। अब देखना ये होगा, जो भूपेश बघेल और कांग्रेस के पक्ष में बात है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ 50-60 इसके पीड़ित सामने आ जाएं, क्योंकि उनकी तरफ से अगर कोई एफआईआर हुई कि ऑनलाइन सट्टा में हमारा नुकसान हुआ, ये हमारे साथ इतना करप्शन हो गया, जैसा कि आज मैंने सुना है कि 50-60 कोई आकर के एफआईआर करा सकते हैं, तो फिर कहीं न कहीं प्रॉब्लम और ज्यादा पार्टी के लिए बढ़ेगी। बहरहाल अभी भी समय है और ईडी जो कार्रवाई कर रही है, कांग्रेस उसके लिए वेट एंड वॉच की स्थिति में है। थोड़ा छटपटाहट जरूर है, पार्टी के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। आपको याद होगा कि 6-8 महीने पहले खुद शैलजा ने आकर के चीफ मिनिस्टर हाउस में एक बड़ी आपात बैठक की थी और उसके पीछे भी कहीं न कहीं ईडी का ही मुद्दा जताया गया था कि क्या कांग्रेस को प्लान बी तैयार रखना चाहिए। वो हालांकि हो नहीं पाया वैसा, लेकिन अब जबकि पार्टी चुनाव हार गई है और उसे अब बहुत फूंक फूंक के कदम रखना होगा, उसे बीजेपी, जैसे तथाकथित रूप में कहा जा रहा है कि बीजेपी का ईडी पर दबाव है, तो उसे इसे बचने की ढाल और तलवारें भी निकाल करके रखनी होगी ताकि वो इससे बच के निकल सके। बिल्कुल, तो ये तो एक कानूनी पहलू भी हो गया, लेकिन बीजेपी का क्या अब रुख रहेगा? सरकार में बीजेपी है, हालांकि ईडी इस मामले की जांच कर रही है। क्या राज्य के एजेंसियां भी इस तरीके की कुछ चीजों को सामने लाने का प्रयास करेंगे रमेश जी, क्योंकि आरोप कई तरीके के लग रहे हैं और आप लोगों पर उंगलियां उठ रही है? देखिए, इस छत्तीसगढ़ के में भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश मिला है वो यहाँ के लोगों ने इसी बात के लिए दिया है कि जिस प्रकार से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने 5 साल तक यहाँ के संसाधन को लूटने का प्रयास किया है, भ्रष्टाचार जम के हुआ है, इन सभी बातों को स्थानीय हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार भी जांच कराएंगे और भ्रष्टाचारियों को सामने लाने का प्रयास होगा। इससे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है इसका। ये लगातार ये कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि चुनाव है इसलिए ईडी अपना काम कर रहा है। जहां जहां भ्रष्टाचार होगा वहां ईडी जाएगा और उन
प्रकरणों को, उन केसों को, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की सरकार भी जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी अनियमितता करेगा, उन या जो हुआ है उन सारे विषयों को जनता के बीच में लाकर उनके जो सरकार जो रहा है, उन्होंने जो लूटा है इस छत्तीसगढ़ को, उसको सामने लाने का पूरा प्रयास इस सरकार से, हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार निश्चित रूप। बिल्कुल, तो हमको भी इसी बात की उम्मीद है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि आरोप केवल एक पक्ष पर नहीं है, दोनों पक्ष पर है। पक्षपात का भी आरोप है, धांधली का आरोप है। तो इन चीजों के धुंध जब हटेगी तब जनता समझ पाएगी कि असली सच्चाई क्या है, और इसी का इंतजार जनता भी कर रही है। फिलहाल ये चर्चा क्योंकि लंबी चल सकती है, समय हमारे पास कम है, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रमेश ठाकुर जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अनिल द्विवेदी जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शशि भगत जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा आज हम यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि इस पूरे प्रकरण को देखने समझने के बाद अपनी राय कायम करें। फिलहाल आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।